आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। चले सॉलिड स्टेट में। तो आज सॉलिड स्टेट में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे बहुत सिंपल चीजें, बेसिक चीजें, और वो बेसिक चीजें जो क्लास 9th में आप जानते हो, क्लास 10th में आपने पढ़ी है, कुछ क्लास 11th में पढ़ी है। ठीक है, तो मैं एक तरफ से उसको रिवाइज कर रहा हूं, लिखना आपको नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है, नोट्स आपको मालूम ही है, मिल जाते हैं। चलिए बात करते हैं तत्व का वर्गीकरण। एक बात मुझे बताओ, तत्व जो होता है उसको हम लोग भौतिक अवस्था में 3 रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं। क्या? ठोस, द्रव और गैस। आए ना? 3 रूप से वर्गीकृत करते हैं, ठोस, द्रव व गैस। ये भौतिक अवस्था के रूप में, रासायनिक में नहीं, भौतिक। देख के हम बता सकते हैं भैया कोई तत्व रखा हुआ है या कोई द्रव। अच्छा, द्रव्य क्या होता है? द्रव्य क्या होता है? यहां लिखा हुआ है द्रव्य, तत्व नहीं लिखा हुआ, द्रव्य लिखा हुआ है। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य होता है जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य होता है जिसमें आयतन होता है। अगर किसी घटक में द्रव्यमान है, आयतन है, तो वो द्रव्य है। क्लियर है? कोई भी चीज, किसी भी टाइप की चीज ले लो। हम केमिस्ट्री से बाहर भी निकल जा रहे हैं। अगर आपके सामने कुर्सी रखी है, द्रव्य है। मेज रखी है, द्रव्य है। फोन है, द्रव्य है। जो दिख जा रहा है, द्रव्य है। ठीक? ऑक्सीजन गैस ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, वो भी द्रव्य है। क्योंकि उसके अंदर क्या है? द्रव्यमान है। उसके अंदर क्या है? आयतन है। तो द्रव्यमान और आयतन जिसमें होगा वो द्रव्य होगा। अब दोनों में से कोई एक चीज नहीं है तो फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऐसा कुछ है ही नहीं कि द्रव्यमान है तो आयतन नहीं है। ऐसा कोई है क्या कि अगर द्रव्यमान है और आयतन नहीं है, और अगर आयतन है तो द्रव्यमान नहीं है? ठीक नहीं है। अगर है, मान लेते हैं आपकी नजर में कोई है, तो फिर वो द्रव्य नहीं है, वो है ही नहीं। ठीक है, तो चलो उसी की बात करते हैं। तो उसके कुछ गुणधर्म पे बात कर रहा हूं। अब देखो, ठोस, द्रव, गैस के गुणधर्म बता रहा हूं। बोले अरे ये सर, ये तो हम तो जानते ही हैं। हाँ, जानते हो आप लोग, अच्छी तरह जानते हो। देखो ये देखो, मैं एक साथ लिख दे रहा हूं सभी को। देखो एक साथ देखो, ये देखो एक साथ आ रहा है। ओहो, चला गया। ठीक है, ये देखो, बात कर रहे हैं ठोस, बात कर रहे हैं द्रव, बात कर रहे हैं गैस। सबसे पहली बात, ठोस क्या होता है? ठोस क्या होता है? किसको ठोस कहते हैं? कौन सी अवस्था ठोस होती है? जिसमें अंतरा आणविक बल सबसे प्रबल होता है। आइए ना, अगर हमारे पास में कोई ठोस है तो ठोस को ठोस क्यों बोलते हैं? कैसे पहचानते हैं ठोस को ठोस? कि भाई उसमें जो कण होंगे, उन कणों के मध्य में लगने वाला आकर्षण बल सबसे प्रबल है। ठीक है, सबसे प्रबल है। क्या? लगने वाला जो बल है वो सबसे प्रबल है, बहुत मजबूत है, बांधे पड़े हैं एक दूसरे को, तो वो हो गया ठोस। गैस क्या होता है? गैस वो होता है जिनमें कणों के मध्य में लगने वाला आकर्षण बल बिल्कुल निम्न है, नगण्य है। निम्न है, नगण्य है। ठीक है, निम्न है और क्या है? नगण्य है। क्लियर है? तो ऐसे जो होंगे वो कैसे कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके गैस। अब तीसरी बात यहां पर डिस्कस करते हैं, थर्ड पॉइंट यहां डिस्कस करते हैं कि दोनों के मध्यावर्ती, अगर दोनों के कोई मध्यावर्ती है, अगर दोनों के, 1 मिनट का मैं टाइम लूंगा, 1 मिनट। हाँ ठीक है, ओके। अगर दोनों के मध्यावर्ती ना तो कोई बहुत ज्यादा प्रबल हो और ना ही बहुत ज्यादा दुर्बल हो, तो फिर वो क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। तो किसी घटक या किसी द्रव्य की अवस्था, भौतिक अवस्था, उनके कणों के मध्य में लगने वाले आकर्षण बल पर निर्भर करती है, और वही बल ये डिसाइड करता है कि उसकी अवस्था कौन सी होगी। अति प्रबल ठोस, बिल्कुल निम्न गैस, मध्यावर्ती द्रव। ठीक, पहली बात ये हो गई। देखो, ये देख लो। दूसरी बात, आकृति की बात करते हैं। ठोस की आकृति सबसे निश्चित, ठोस की आकृति निश्चित, द्रव की अनिश्चित, गैस की बहुत ही अनिश्चित। भाई ठोस को तो कहीं भी रख दो आप, ऐसे ही रखेगा। द्रव को क्या कर दिया किसी ने? बाल्टी में रख दिया तो बाल्टी की आकृति बना लेगा। ठीक है, उसी तरीके से आपने कटोरे में रख दिया, कटोरे की आकृति बना देगा।
तो आकृति बदल जाएगी। और गैस की तो भाई जिसमें आप रखोगे उसका पूरा पूरा आयतन घेर लेती है। तो यानी कि अगर हम कहते हैं किसी गैस को किसी कमरे में डाल देते हैं तो कहते हैं भाई इसका कितना आयतन, इसकी आकृति क्या है, तो आप कहते हैं जो कमरे की आकृति, यानी कि कमरे की आकृति का मतलब कमरे का आयतन, कमरे का आयतन गैस का आयतन। जानते हो आप इस बात को। ये रही आकृति। आयतन की बात कर ली मैंने, तो आयतन की बात कर ली तो निश्चित आयतन, ठोस का आयतन निश्चित, द्रव का लगभग नियत, लगभग नियत मतलब लगभग समान, ठीक है, और गैस का अनिश्चित। बस यहां थोड़ा सा अंतर है, क्या, ठोस का बिल्कुल निश्चित, गैस का बिल्कुल निश्चित, मध्यावर्ती में लगभग नियत, लगभग नियत। आयतन ऐसा नहीं है कि भाई आपने 1 लीटर कोई पानी लिया, तो 1 लीटर पानी लिया तो आपने चाहे उसको कटोरे में रखो चाहे उसको किसी गिलास में रखो तो आयतन उसका फिक्स हो जाएगा, वो 1 लीटर ही है, ठीक। लेकिन गैस के लिए क्या है, गैस के लिए है कि अगर आप किसी एक कमरे में आपने छोड़ा तो वहां पर अगर मान लेते हैं 1 cm³ उसका आयतन था, तो उस जगह पर गैस का आयतन 1 cm³ हो जाए। उसी गैस को आपने दूसरे कमरे में छोड़ दिया, वहां 2 cm³ का आयतन था तो वहां पर 2 कहलाएगा, मतलब वहां पर वो अनिश्चित होगा। नेक्स्ट, कणों की गति। एक बात मुझे बताओ, कणों की गति क्या होगी? कणों की गति किस पर निर्भर करेगी? आकर्षण बल पर। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई ठोस है, तो ठोस के जो कण होंगे वो बिल्कुल एक दूसरे पर चिपके होंगे, एक दूसरे पर चिपके होंगे, क्योंकि आकर्षण बल अधिक लग रहा है। अब आकर्षण बल अधिक लग रहा है तो क्या इस स्थिति में क्या कण जो है क्या वो गति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आकर्षण बल इतना मजबूत लग रहा है कि उस जगह पर वो गति नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इस जगह पर क्या होगा? गति नहीं करेंगे, गति नहीं करेंगे, बस घूम सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 लड़कों को अपन ने बिल्कुल एक दूसरे के सटा के रख दिया, ऐसे खड़े, बिल्कुल ऐसे चिपक के खड़े, ठीक है। आप चिपक के खड़े और मान लेते हैं सब जगह लड़के लड़के या और लोग भी खड़े, तो बेचारे वो हिल ही नहीं पाएंगे। जैसे अपन लोग भीड़ भाड़ में जाते हैं, याद करो, ठीक है, आगे भी लोग हैं, पीछे भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, तो अपन क्या करते हैं भाई, अपन आगे नहीं चल पाते पीछे, क्योंकि आगे चलेंगे तो आगे, पीछे चलेंगे तो पीछे, तो अपन घूम नहीं पाते। लेकिन अगर मान लेते खुजली हो गई पैर में तो क्या होगा? क्या करोगे? खुजली हो गई पैर में, क्या करोगे? तो एक पैर से दूसरे पैर को खुजलाना स्टार्ट करोगे, नहीं तो क्या करोगे? थोड़ा झुकोगे और झुक के खुजली करोगे। तो मतलब खड़े खड़े ही करोगे जो कुछ होगा, समझ गए बात को? तो उसका मतलब आप कंपन कर सकते हो, केवल कंपन होता है, केवल कंपन हो सकता है उस जगह पर, लेकिन उस जगह पर गति नहीं हो सकती। ये द्रव में आकर्षण बल कम है, तो हाँ एक सीमित परास तक थोड़ा दूर जा सकता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है, तो एक यहां पर वो गति कर सकते हैं। और गैस में तो भैया खुला है, जहां चाहे वहां जाकर उससे टकरा दे, जहां चाहे वहां गति कर ले, फ्री। तो ये रहा है गैस। अब बात करते हैं दाब में परिवर्तन। देखो आपके पास ठोस है, ठोस है आपके पास, आप उसके ऊपर दाब लगा रहे हो, कोई बदलाव होगा? नहीं होगा। दाब में लगाने से क्या होगा? दाब लगाने से जो कण होंगे उनके बीच में अगर गैप है तो वो गैप भरेगा, ये दोनों पास में आएंगे। लेकिन यहां पर तो गैप है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो कोई सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे असंपीड्य, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें क्या होगा? द्रव में अगर करो, द्रव में थोड़ा सा प्रेशर लगाओ, पानी भर लो कहीं किसी डब्बे में, ऊपर से प्रेशर लगाओ तो कोई फर्क पड़ेगा? बहुत मामूली सा, बहुत मामूली सा, जो हमको दिखेगा भी नहीं, वो होगा। और गैस में अगर बात करते हैं तो आप प्रेशर लगाओ तो आप देखो गैस बिल्कुल संकुचित हो जाएगी, यानी कि संपीड्य हो जाएगी। तो अधिकतम क्या होता है? संपीड्य होता है। तो ये होता है सबसे पहली बेसिक चीज जो मैंने आपको बता दी है, द्रव का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण, ठोस, द्रव और गैस में। बहुत सिंपल चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये सब एनसीईआरटी में आपके पास में है, सब एनसीईआरटी में आपके पास में है, बस मैं उसको आपको फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं। देखो ये सब पढ़ा हुआ है 9th-10th में आपने, कोई ऐसी नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं अभी आपको। अब मैं बात करता हूं जो उनके मध्य में बल लग रहा है, जो कणों के मध्य में बल लग रहा है, उसके अनुसार हम कैसे अलग अलग ठोसों को देखेंगे। देखिए ठोस जो होते हैं, अगर हम सामान्य अवस्था की बात करें तो ठोस हमें जो मिलते हैं वो मिलते हैं आयनिक ठोस, हमको मिलते हैं सह संयोजक ठोस, हमें मिलते हैं धात्विक ठोस, ठीक है, और हमें मिलते हैं वॉन डर वाल। आगे आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा, देखो आणविक ठोस,
ठीक है, इस टाइप से मिलते हैं, धात्विक ठोस, आणविक ठोस, और अभी सब बताऊंगा आपको, आयनिक और सहसंयोजक, और इसमें अंतर ही बताऊंगा और इसमें कंफ्यूजन भी बताऊंगा। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है भैया, लोग समझ ही नहीं पाते इस बात को और जल्दीबाजी में गड़बड़ी कर देते हैं। और मैं आपको बताऊं, नीट तक के पेपर में क्वेश्चन बन चुका है। चलो, ठोस सामान्यतः चार प्रकार के, रिवाइज कर रहा हूं, आयनिक, सहसंयोजक, आणविक और धात्विक। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आयनिक, सहसंयोजक, आयनिक, सहसंयोजक, आणविक और धात्विक, चार प्रकार के ठोस हमको मिलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात कर रहा हूं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस का मतलब नमक का सूत्र, मतलब NaCl, मतलब Na+Cl-, यानी कि आयंस, यानी कि आयनों के मध्य में आकर्षण बल लग रहा, जिसके द्वारा यहां पर एक ठोस का निर्माण हो रहा है। आपने देखा होगा जो नमक होता है वो ठोस होता है। क्यों ठोस होता है? क्योंकि उसमें धनायन और ऋणायन होते हैं और उनके मध्य में क्या लगता है, आकर्षण बल, जिसके कारण से दोनों एक दूसरे से बहुत तेजी से बंधित होते हैं। तो इस प्रकार के ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। अब क्वेश्चन है उसके कण कौन से होंगे, अवयवी कण कौन से होंगे, अवयवी कण होंगे आयन, इनको क्या बोलते हैं, आयन, ये है अवयवी कण। अब पॉइंट ये है उनके बीच में बल कौन सा लगता है, तो बेटा कूलाम का नियम जानते हो आप लोग। कूलाम का नियम क्या होता है, F समानुपाती Q1 Q2/r², यही तो होता है। तो Q1 Q2 आवेश होते हैं ना, एक धनावेश एक ऋणावेश, तो धनावेश ऋणावेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, धनावेश ऋणावेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो इसके समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या लगता है, ये आकर्षण बल लग रहा है, और आकर्षण बल लग रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो ये बल है, इस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बल को हम लोग कूलाम्बिक बल का नाम देते हैं। ये बेटा समझ में आ गया सभी को, यहां तक पहुंच गए। नेक्स्ट, अब एक बात मुझे बताओ, कूलाम्बिक बल जो होता है या आयनिक यौगिकों में जो बल लगा होता है वो सबसे प्रबल होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठोस है ना, अवस्था ही जब ठोस हो गई तो जो लगने वाला जो बल है, जब ठोस अवस्था है तो लगने वाला जो बल है वो सबसे ज्यादा प्रबल बल है, तभी तो ठोस अवस्था है। तो इसका मतलब यहां पर भौतिक अवस्था कैसी होगी, प्रबल हो जाएगी। अब बात करते हैं गलनांक। गलनांक किस पर निर्भर करता है बेटा, गलनांक निर्भर करता है आकर्षण बल पे। गलनांक किस पर निर्भर करता है, आकर्षण बल पे। तो अगर धातु या कणों के मध्य में आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, धातु या कणों के मध्य में आकर्षण बल अगर बहुत ज्यादा है, तो क्या हम उनको आसानी से उनको गलित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गलनांक का मतलब क्या होता है, गलित करना। तो क्या हम उसको आसानी से गलित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अरे भैया वो मजबूती इतनी ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ताप को बढ़ाना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि उनका गलनांक जो होगा वो बढ़ेगा, यानी कि गलनांक कैसा होगा, अति उच्च होगा। ये बात समझ में आ गई। अगली बात, कुचालक और सुचालक, ये दो भाई हैं, कुचालक और सुचालक। कुचालक का मतलब जो अपने में से किसी को जाने नहीं देते, सुचालक का मतलब घर तक छोड़ के आते हैं। क्या, कुचालक मतलब जाने नहीं देते हैं, किसी को नहीं जाने देंगे, और सुचालक का मतलब घर तक छोड़ के आएंगे। अब घर तक छोड़ने के लिए दो चीजों का प्रयोग होता है हमेशा। पहला, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो धारा प्रवाह हो जाएगी, और या फिर मुक्त आयन हो, तो मुक्त आयन है तो फिर धारा प्रवाह हो जाएगी। समझ गए बात को, ये दो चीजें होंगी। लेकिन अगर आयन ही मुक्त नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही मुक्त नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अब यहां पर ये जो आयन है, इनके मध्य में इतना प्रबल बल लग रहा है कि बेचारे कहीं जा ही नहीं सकते। अगर ये मैं कहूं सोडियम सोचे, या थोड़ा सा मैं पड़ोस में घूम के आ जाऊं, तो यहां पर क्या होगा, Cl 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 इतने घेरे बैठे हैं, निकलने नहीं देंगे। आपका मन करता होगा यार थोड़ा सा शाम के टाइम में थोड़ा टहल के आता हूँ, बाहर थोड़ा टहल के आता हूँ ना, आपका मन लगता होगा कि चलो दोस्तों यारों के साथ चले जाओ। और जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलते, मम्मी कहाँ जा रहा है, कहाँ घूमता रहता है, चल घर बैठ, वापस आ जाते हो।
तो मम्मी क्या है, घेरे पड़ी है आपको, है ना, मम्मी है घेरे पड़ी है, तो आप जा ही नहीं सकते बाहर। तो वही चीज है, तो आप क्या हो गए, आप हो गए क्या, कुचालक। समझ में आ गई बात, क्या हो गए आप हो गए कुचालक, यानी कि आप मुक्त नहीं है, आप मुक्त नहीं है, घेरे पड़े हैं लोग। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है, आयन जो होते हैं एक दूसरे को इतना ज्यादा घेरे होते हैं कि निकल ही नहीं पाता, कहीं घूम ही नहीं पाता, तो ये कुचालक हुआ। और ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में है, आपकी जो भी बुक है उसमें है, NaCl, ZnS, CaCl। ये रही पहली बात। दूसरी कहानी सुनो, ये तो बात मैंने बता दी किसकी, आयनिक की। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, सहसंयोजक की। चलिए बेटा, सहसंयोजक, सहसंयोजक मतलब जहां पर कणों के मध्य में सहसंयोजक बंध हो। सहसंयोजक का मतलब कणों के मध्य में सहसंयोजक बंध हो। अब सहसंयोजक बंध देखो कोई भी हो सकता है, एकल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तीनों प्रकार के सहसंयोजक बंध होते हैं। लेकिन ठोसों में सामान्यतः सिंगल बॉन्ड लिया जाता है। सिंगल बॉन्ड लेने की कंडीशन ये है कि ट्रिपल बॉन्ड लगा लेते हैं तो वो बस संयोजकता खत्म, किसी और से मिलता ही नहीं है। लेकिन ठोस में क्या होता है, यानी कि सहसंयोजक ठोस अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बेटा ए बी से जुड़ गया, बी किसी और से जुड़ गया, फिर ये ए जुड़ गया, फिर ये जुड़ गया, फिर ये जुड़ गया, फिर ये जुड़ गया, जुड़ता 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 इतना बड़ा जुड़ जाता है ना कि उसको पता ही नहीं चलता है कि शुरू कहां से हुआ, अंत कहां हुआ। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, उससे बात समझ में आ जाएगी। उदाहरण कौन सा है, उदाहरण है इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है, और वो है इसका बढ़िया सा उदाहरण, कहां गए भाई तुम, किधर गए, हाँ, उसका बढ़िया सा उदाहरण कौन सा है, इसका बढ़िया सा उदाहरण है डायमंड। कौन, डायमंड, ठीक है, डायमंड का नाम सुना ही होगा, बहुत महंगा है डायमंड। डायमंड में क्या होता है, डायमंड में होता है कार्बन, ठीक है, और कार्बन जो है, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे कार्बन जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, इस तरह से कार्बन जितने भी हैं सब जुड़ते रहते हैं, सब जुड़ते रहते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो सब में सहसंयोजक बंध है, संयोजकता 4 ही दिख रही, हाँ संयोजकता 4 दिख रही, तो बड़ा 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 एक जाल होता चला जाएगा, तो सब सहसंयोजक बंध है, ठीक। तो वहां पर क्या होता है, एक बड़ा सा जाल होता है, और वो जो जाल होता है वो ठोस की संरचना को बनाता है, इसलिए डायमंड आपने देखा होगा ठोस होता है, क्लियर। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर परमाणु, भाई नेचुरल सी बात है, यहां पर क्या, अगर डायमंड की बात करें तो यहां पर कौन तत्व प्रयोग हो रहे हैं, कार्बन परमाणु, तो कार्बन परमाणु हो रहा है। बंध कौन सा होता है, सहसंयोजक होता है। प्रबल कठोर ये भी होते हैं। अब प्रबल कठोर ये क्यों होते हैं, उसके पीछे का रीजन जाल है ना, ये जाल है, मतलब एक के ऊपर दूसरा, इधर इधर इधर, फिर ऊपर इधर उधर, यानी फिक्स है बिल्कुल। बंध हालांकि सहसंयोजक है, बंध हालांकि सहसंयोजक है, ठीक, लेकिन तब भी ये कठोर होता है क्योंकि जाल के रूप में होता है, बहुत बड़ा जाल, और इसका अंत नहीं होता, तो इसका अंत नहीं होता, इसलिए ये भी जो होता है प्रबल कठोर होता है। और अगर कठोरता ज्यादा हो गई तो बेटा गलनांक तो आप समझ गए होंगे, गलनांक भी उच्च हो जाता है, गलनांक भी उच्च हो जाता है। अब अगली बात यह है कि भैया इनका विद्युतीय गुण क्या होता है, ये तो हमें पता कर लिया, आयनिक का तो पता कर लिया, कुचालक होता है, ये होते हैं दुर्बल सुचालक। दुर्बल सुचालक मतलब हम इनको कुचालक भी पूरी तरीके से नहीं कह सकते और पूरी तरीके से सुचालक भी नहीं कह सकते। जैसे डायमंड की बात करें तो डायमंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता, तो ये तो कुचालक हो जाएगा। लेकिन इसी का एक और भाई होता है, इसी का एक और भाई होता है, और वो होता है ग्रेफाइट। वो होता है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, वो ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट जो होता है वो आपको पता होगा दो सतहों के रूप में होता है, ऐसे होता है। यहां पर जो कार्बन होते हैं वो इस तरीके से जुड़े होते हैं, यहां ये कार्बन जो होते हैं वो इस तरीके से जुड़े होते हैं, और इस तरीके से ये बंधित करता है, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो यहां पर कार्बन के जो होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन तो पूर्ण रूप से सहसंयोजक बंध बनाते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है ना ये मुक्त रहता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है।
और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुक्त रहता है, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो घूम घूम के बंध बनाता है। कभी वो यहां आएगा तो यहां बंध बना देगा, कभी यहां आएगा तो यहां बंध बना देगा, कभी यहां आएगा यहां बना देगा, मतलब घूमता रहता है। और घूमता रहने के कारण से एक इसमें घटना घटती है, जिस घटना को बोलते हैं अनुनाद। अनुनाद नाम सुना होगा आपने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं। तो ये अनुनाद करता रहता है। अब इलेक्ट्रॉन घूम 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 के जा रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन घूम के जा रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, विचरण कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन अगर विचरण कर रहा है तो फिर इसका मतलब उसके अंदर सुचालक हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। तो दुर्बल सुचालक इसलिए बोला है कि इसमें जरूरी नहीं है कि सब फ्रीडम फॉर्म में हो, फ्री फॉर्म में हो, कभी फ्री हो भी सकते हैं और कभी नहीं भी हो सकते, तो दोनों चीजें, इसलिए इसको दुर्बल बोला जाता है। तो एग्जांपल देखो आपके सामने, डायमंड का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ग्रेफाइट का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, और एक होता है SiC। SiC भी जो होता है वो भी हमारा सह संयोजक है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नंबर 3 में आ रहे हैं। नंबर थर्ड, ओके। नंबर 3 जो है वो है आणविक, मॉलिक्यूलर, आणविक। आणविक का मतलब जहां पर अणु, अभी तक देखो कण थे, अभी तक देखो आयन, अभी तक देखो क्या हुआ, अभी तक हमारे आयनों ने आकर्षण बल लगाया जिससे आयनिक ठोस हो गया। अभी परमाणुओं ने बंध बनाया, परमाणुओं ने बंध बनाया तो सहसंयोजक ठोस हो गया। अब अणु, जब अणु आपस में, एक अणु किसी दूसरे अणु, किसी तीसरे अणु, किसी चौथे अणु के साथ में अगर बंधित है, बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो उस जगह पर वह आणविक ठोस को प्रदर्शित करेगा, आणविक ठोस को प्रदर्शित करेगा। अब इसके भी 3 रूप हैं, 3 प्रकार हैं। पहला ध्रुवीय अणु, दूसरा अध्रुवीय ध्रुवीय अणु, और तीसरा हाइड्रोजन बंध। समझाता हूं मैं एक एक करके। सबसे पहले समझो ध्रुवीय अणु, सबसे पहले समझो ध्रुवीय अणु। देखो इधर A है, B है, A है, B है, बंध बना रहे हैं, ठीक, A और B मिलके बंध बना रहे हैं। अब मान लेता हूं B की विद्युदात्मकता A से ज्यादा है, B की विद्युदात्मकता A से ज्यादा है, तो B पर क्या आवेश आएगा, ऋण, A पर क्या आवेश आएगा, धन, आंशिक आएगा, डेल्टा मतलब आंशिक, तो आंशिक इस पर ऋण है, आंशिक इस पर धन है। अब एक और अणु है, पड़ोस में रखा हुआ था, उसने जैसे ही देखा ओहो पड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोस में तो भैया आवेश आ गया, वो भी तुरंत आ गया, बोले यार अपन भी आवेश बना लेते हैं, तो भैया इसने भी बना लिया, यहाँ ऋण हो गया, यहाँ धन हो गया। ठीक है, अब इस धन और ऋण के मध्य में भी आकर्षण बल लग गया। किसके कारण से लगा, आवेश के कारण से लगा। ये आवेश है छोटा, ये है बड़ा। आवेश का भी तक बताता हूं मैं आपको। देखो देखो, ये धन लिखा हो या ये ऋण लिखा हो, ये हो गया बड़ा, बड़े भाई, दादा परदादा बड़े, सब बड़े, ठीक। ये जैसे मान लेता हूं ये बड़ा हो गया। अब इससे छोटा क्या होता है, इससे छोटा होता है ये डेल्टा। एक अगर धन लगा है तो ये इससे छोटा हो गया, एक, 2 लगा दो, 2 लगा दो और छोटा, 3 लगा दो और छोटा, 4 लगा दो और छोटा, मतलब जितने लगते चले जाएंगे उतना छोटा 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 होता जाएगा। लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर 4 लगाएंगे तो बड़ा, 1 लगाएंगे तो छोटा। अरे भैया उल्टा, 1 फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। परिवार है बेटा, ये पहले पिताजी, फिर पिताजी के भाई के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे, छोटे होते जा रहे ना यार, जो बच्चे होंगे बड़े थोड़ी हो जाएंगे, तो छोटे। ये है क्लियर। अब कहानी सुनो आगे की। तो यहां तक आपने ये बात समझ ली, ये चीज आपने समझ ली। तो यहां पर हुआ क्या, ये जो आकर्षण बल लगा वो किसके कारण से लगा, ये जो आकर्षण बल लगा, ये आकर्षण बल लगा इन आवेश के कारण से। और जब भी कहीं पर किसी भी अणु के अंदर आवेश वितरण हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय बोलते हैं, ध्रुवण, ध्रुवीय, ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव का मतलब आवेश, ध्रुव का मतलब आवेश, तो इसको बोलते हैं ध्रुवीय। तो एक ध्रुवीय का दूसरे ध्रुवीय के साथ में
आकर्षण बल लग गया तो ये कहलाएगा ध्रुवीय अणु। समझ में आ गई बात? ठीक, क्लियर। दूसरा, अध्रुवीय ध्रुवीय अणु। अध्रुवीय ध्रुवीय अणु का मतलब क्या हुआ? अध्रुवीय का मतलब एक में तो ध्रुवण नहीं है लेकिन दूसरे में ध्रुवण हो जाए, मान लेते हैं ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन। तो ये कैसे करता है? ये कैसे करता है? इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये धन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप में होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप में होते हैं, तो इस पर धन आवेश और इसके इलेक्ट्रॉन पर होता है, और जैसे ही इसके संपर्क में आता है इस पर भी आवेश आ जाता है। क्लियर? तो ये कहलाता है अध्रुवीय ध्रुवीय अणु। और तीसरा, हाइड्रोजन बंध। जानते हो आप लोग, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के संपर्क में आता है तो फ्लोरीन पर ऋणात्मक, क्योंकि ये विद्युतात्मक तत्व है, ऑक्सीजन ऋणात्मक, नाइट्रोजन ऋणात्मक, हाइड्रोजन धनात्मक, तो इनके मध्य में भी आकर्षण बल लगता है। तो ये कौन सा होता है? हाइड्रोजन बंध। बस समझ में आ गया तीनों चीज। तो ऐसा तो नहीं कि आप नहीं जानते थे, ये तो जानते थे ना आप, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। चलो इसी को मैं समझा रहा हूं आगे आपको। तो तीनों चीजें मैंने आपको समझा दी, तीनों चीजें आपको बता दी, समझ में आ गया आपको? क्लियर है कि ये क्या होते हैं? तो अब इनकी कहानी भी सुन लेते हैं, इनकी चीजें भी सुन लेते हैं कि भाई क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें कहते हैं। देखो सबसे पहले बात कर रहा हूं, सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं? सबसे पहले बात कर रहा हूं ध्रुवीय ध्रुवीय। देखिए ध्रुवीय ध्रुवीय जो होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? कमजोर तो होते हैं, क्योंकि आकर्षण बल कम लग रहा है, आवेश कम है तो आकर्षण बल कम लग रहा है, तो कमजोर तो है, लेकिन अवस्था अगर देखा जाए तो हाँ कमजोर है, तो अवस्था कौन सी हो जाएगी? मृदु हो जाएगी। मृदु समझ लो ना, कमजोर, कमजोर बिल्कुल ठीक है, अवस्था हो जाएगी मृदु। गलनांक कैसा हो जाएगा? न्यून, क्योंकि भैया जब आकर्षण बल कमजोर है तो नेचुरल सी बात है, बंधन इतना मजबूत है नहीं, तो न्यून हो जाएगा। कुचालक क्यों बोला मैंने? कुचालक क्यों बोला? भैया कोई आवेश मुक्त रूप में है क्या? कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप में है क्या? कोई आयन मुक्त रूप में है क्या? नहीं है ना, वो तो पहले से बंधित है, तो मुक्त रूप में नहीं है, तो इसलिए वो कुचालक हो जाएगा। ये रहा आपका एग्जाम्पल HCl और SO2। दूसरा, अध्रुवीय ध्रुवीय अणु की बात, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉन डर वाल बल, वॉन डर वाल बल बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे होंगे? ये और कमजोर होगा। वहां तो कम से कम दो आवेश थे ना जिनके बीच में आकर्षण हो रहा था, इसमें तो एक में तो आवेश ही नहीं है, उसके इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और दूसरे में ध्रुवीय अणु ले रहे हैं, ये स्थिति आ रही है। तो मतलब यहाँ पर ये क्या होंगे? उससे भी कमजोर हो जाएंगे, ऊपर वाले से भी कमजोर हो जाएंगे। क्या होगा? गलनांक कैसा होगा? अति न्यून होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। ये भी कुचालक है, ये भी कुचालक है, इनका भी कोई भी इलेक्ट्रॉन या आयंस इसमें भी मुक्त रूप में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर थर्ड हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए हाइड्रोजन बंध जो होता है वो प्रबल होता है, किससे? वॉन डर वाल बल से। हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है वॉन डर वाल बल से। क्लियर? तो ये दोनों वॉन डर वाल बल है और ये हाइड्रोजन बंध है। तो हाइड्रोजन बंध क्या है? दोनों से कठोर है, दोनों से कठोर है, यानी यहाँ पर भौतिक अवस्था दोनों से मजबूत मिलेगी। गलनांक न्यून है, इतना नहीं है। किससे कंपेयर कर दिया आपने? आपने कर दिया इसको आयनिक ठोस से, आपने इसको कर दिया है सहसंयोजक ठोस से, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो न्यून है। कुचालक फिर से है, क्यों कुचालक है? क्योंकि भैया ना तो इलेक्ट्रॉन है और ना ही आयन है। एग्जाम्पल है आइस, बर्फ, अमोनिया, ये आपके एग्जाम्पल। यहां तक समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ये रहा तीसरे नंबर का। अब बात करते हैं लास्ट चौथा नंबर, और लास्ट चौथा कौन सा है? धात्विक। धात्विक मतलब धातु, धातु का। धातु में क्या होता है? जैसे हमने आपको ये दे दी आयरन की रॉड, किसकी रॉड दे दी? या आयरन की या कॉपर की या किसी की भी रॉड दे दो आप, ठीक है, उसको दे दो आप। तो जैसे आयरन अपन ने रॉड दे दी, ठीक, तो आयरन में क्या होगा? यानी कि धातु में, इसमें लोहे में क्या होगा? इसमें छोटे छोटे क्या होंगे? कण होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? और इन कणों के मध्य में भी आकर्षण होता है। कैसे होता है पता है आपको? कैसे होता है जानते हो? देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे कि कोई भी ले लो, सोडियम, यहां पर ले लिया आयरन, ले लिया, चलो सोडियम भी ले सकते हो आप। आयरन ले लिया, आयरन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। या नाभिक की बात करें, नाभिक में कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। नाभिक में इलेक्ट्रॉन यहां मुक्त होते हैं। तो ऐसे मान के चलो कि ये हमारा नाभिक हो गया, ये इसके इलेक्ट्रॉन हो गए। अब पड़ोस में जो कोई दूसरा बैठा हुआ है उसका नाभिक, इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा।
इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इस प्रकार से नाभिक इलेक्ट्रॉन के मध्य में एक आकर्षण बल लगा रहता है। समझ में आ रही बात? ये कंडीशन यहां पर होती है। इसीलिए एक वर्ड आता है कोटर, आता नहीं आता है, कोटर आता है, कर्नेल आता है, कर्नेल कोटर, वो सब यही होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं जा रहा हूं मैं उस पर। तो वो सब धात्विक का खेल होता है। तो धातु परमाणु होते हैं, बंध कौन सा होता है, धात्विक बंध होता है, मृदु से कठोर होता है, मृदु से कठोर मतलब ऊपर वाले से थोड़ा सा कठोर होता है, न्यून से उच्च लिखा हुआ है, यानी कि जैसे जैसे भाई अगर कुछ धातुएं होती हैं वो जल्दी पिघल जाती हैं, कुछ धातुएं जो होती है वो लेट पिघलती हैं, यानी कि उनका गलनांक उच्च होता है। कारण होता है, निर्भर करता है कि धातु कौन सी है, निर्भर करता है कि धातु पर इलेक्ट्रॉन कितने। तो इलेक्ट्रॉन अगर कम है, मुक्त रूप में इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका मतलब है कि उस जगह पर उसका गलनांक कम होगा। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो जाएंगे तो गलनांक ज्यादा हो जाएगा। तो वही लिखा है न्यून से उच्च। सुचालक बोला गया मैंने, कुचालक नहीं होता है, सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसमें, और मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का खेल है, तो इसका मतलब वहां पर वो क्या करेगा, उस जगह पर वो सुचालक प्रदर्शित करेगा। और ये कंडीशन आपके सामने है। यहां तक समझ में आ गई बात, यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब आते हैं एक पॉइंट पे। देखो, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को पहले खत्म करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। एक बात मुझे बताओ, CO2 का एग्जांपल लेता हूं, ठोस CO2। ये ठोस CO2 है, ये क्या है? आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, थर्ड आणविक, और चौथा आणविक और चौथा धात्विक, या नन कर दे रहा हूं, कोई नहीं। चलो इसका जवाब बताओ पहले मुझे, जल्दी से चैट बॉक्स में जवाब बताओ, ABCD में कौन सा, जल्दी बताओ, फिर आगे बात करें। सबका सी जवाब है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब आता है। अच्छा, सी जवाब आपने दिया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सुन के। सी क्यों होगा? मैं एक चीज मुझे बताओ, सी क्यों होगा? यहां तो कार्बन में सहसंयोजक बंध भी तो है, कार्बन में सहसंयोजक बंध भी तो है, और सहसंयोजक अगर बंध है तो सहसंयोजक भी तो हो सकता है। शुष्क आइस है, अच्छा वाह, अभी अभी पता चला मुझे, भावना सचान, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। ड्राई आइस, कार्ड आइस भी इसको बोलते हैं। क्या यहां सहसंयोजक बंध भी तो है? तो क्या ये सहसंयोजक बंध के कारण से इसको सहसंयोजक ठोस नहीं बोल सकते? सहसंयोजक ठोस नहीं बोल सकते। तो देखो यही अंतर होता है, सहसंयोजक ठोस नहीं है, सहसंयोजक ठोस नहीं है। क्यों? रीजन समझो। एग्जाम्पल दिमाग में रखो डायमंड का। अगर मैं किसी को बोलता हूं कि यार ये सहसंयोजक ठोस है, तो उसका अंत नहीं होना चाहिए, अंत नहीं होना चाहिए, मतलब इतना लंबा चले, इतना लंबा जाए, इतना दूर तक जाए, इतने परमाणुओं को जोड़े कि उसको खुद नहीं पता हो, दूर जाल और जुड़ता जाए, ना उसका प्रारंभिक और ना ही उसका अंत पता हो, चलता चला जा रहा है। और सभी तत्व जो हैं, सभी परमाणु जो हैं, वह सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ जाए। क्लियर है? तो वो सहसंयोजक कहलाएगा। लेकिन सॉलिड CO2 में क्या है? एक अणु है, ये एक अपने आप में पूर्ण अणु है, पूरा अणु है ये, और इसी अणु के साथ में एक और अणु भी जुड़ा हुआ है, वो भी अपने आप में पूर्ण अणु है। दोनों अणु है, समझ में आ रही बात? दोनों अणु है। अब ये अणु इस अणु के साथ कोई व्यवहार नहीं है, इस अणु का इस अणु से कोई व्यवहार नहीं, क्या नहीं कि ये दोनों से कोई इसका संबंध नहीं है। यहां पर हर परमाणु का संबंध है,
हर परमाणु संबंधित है, बंध बना रहा है, चाहिए इसको इससे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इससे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी ये क्या होगा, स्थायी अवस्था में आएगा। यहां पर जबकि दोनों का कोई लेना देना नहीं है, ये कह रहा मैं अपना स्थायी हूं, ये कह रहा मैं अपना स्थायी हूं, भैया दोनों स्थायी है। तो अब इस जगह पर बंध कैसे होता है, यह कैसे बनता है, तो कुछ इस प्रकार से बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन में विद्युदात्मकता का अंतर होता है। ऑक्सीजन और कार्बन में विद्युदात्मकता का क्या होता है, अंतर होता है। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन की विद्युदात्मकता ज्यादा होती है तो उस पर क्या आ जाता है, ऋण, और कार्बन की और ऑक्सीजन की बात करते तो कार्बन की विद्युदात्मकता कम है, उस पर आता है धन। तो ये धन और ऋण आवेश आने के कारण, धन और ऋण आवेश आने के कारण से इनके बीच में क्या बनता है, ध्रुवीय वाला बंध बन जाता है। कौन सा बताया था तुझे, पहले मैंने बताया था ना, ओ सॉरी, ध्रुवीय बंध बन जाता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ध्रुवीय बंध बन जाता है। तो दो अणुओं के मध्य में वही बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि CO2 और CO2, बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पर ऐसी घटनाएं होंगी, यानी कि जहां पर ऐसी स्थितियां होंगी, तो जहां पर ऐसी स्थिति होगी वहां पर आपको ध्यान रखना है। तो इनके इसमें क्या है, इस पर धनावेश और इस पर ऋणावेश, तो इसमें आपस में आकर्षण है, इसलिए ये बंधित है। ऐसा इधर है, ऐसा इधर भी होगा, इधर आपका धनावेश हो गया, इधर आपका ऋण हो गया, ऐसे बंधित होते जाएंगे। तो जब कोई अणु अपने में पूर्ण हो, उसको किसी और की आवश्यकता नहीं हो और वो अणु के रूप में हो, तो फिर वो आणविक ठोस है, ठीक। लेकिन परमाणु है और वो लंबा सा जाल बनाते जा रहे हैं और सबको एक दूसरे की साझेदारी करनी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी करनी है, तो उस जगह पर वो कैसा है, सहसंयोजक ठोस है। इस बात को ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर मैं बात करूं SiO2, CO2 की चलो बात कर ली, SiO2 क्या है, SiO2 भी ठोस है, लेकिन आपको बता दूं, हैरानी होगी आपको सुन के कि SiO2 सहसंयोजक ठोस है। आपको हैरानी होगी कि CO2 जो है वो आणविक ठोस है और SiO2 जो है वो सहसंयोजक ठोस है। क्यों? दो कारण, मतलब कारण के साथ बताता हूं। देखो, ये आपके पास में CO2 है, ये CO2 और एक है SiO2। बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को, बहुत पते की बात है ये है CO2 और ये है SiO2, ठीक है। ये है CO2 और SiO2 में डिफरेंस क्या है कि यहां पर पाई बंध बनता है, यहां पाई बंध नहीं बनता, यानी कि जो मैंने लिखा है ना, ये जो मैंने लिखा है ये गलत है। पहली बात तो ये SI डबल बॉन्ड O होता नहीं है, ये पहली बात है। अब प्रश्न उठता है ऐसा क्यों है, उसका प्रश्न का जवाब भी सुनो। यहां कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन में बंध में देखो क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, यानी कि हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, यानी कि बाहरी कोश में 2s है, यहां बाहरी कोश में 2p है, ये 2p हो गया, ये 2s हो गया। यहां पर आपने 2p कोश के कक्षक के इलेक्ट्रॉन लिए हैं और ऑक्सीजन में आपको पता होगा, जब ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा रुकना, एक मिनट रुकना जरा। ओके, चलो यहां पर मैं फिर से बता रहा हूं, वो थोड़ा सा बात दिक्कत कर रहा था। CO2 और SiO2 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब CO2 और SiO2 में क्या है, CO2 डबल बॉन्ड O होता है, जबकि Si डबल बॉन्ड O नहीं होता। इसी की बात मैं बताने जा रहा हूं। देखो यहां पर क्या है, CO2 में तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 6 हो गया, तो 1s2 2s2 2p2, यानी कि इसका मतलब है बाहरी अगर बात करें, बाहरी कोश की बात करें, तो यहां पर 2 और यहां पर आपके पास में 2, ये हो गए। ऑक्सीजन की बात करें, परमाणु क्रमांक 8, यहां कितना होगा 1s2, यहां हो गया 2s2, ये हो गया 2p4।
पता है आपको 4 2 6 और 2 8। क्लियर है, यहां तक आपको बात पता चल गई। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर बाहर में देखो, यहां पर ऑक्सीजन में कितने हैं, यहां पर अगर देख लो तो यहां पर 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गया 2p कक्षक, ये भी हो गया आपका 2p कक्षक या उपकोष इसको बोलते हैं। कक्षक तो ये डब्बा होता है, एक छोटा डब्बा कक्षक होता है, और ये उपकोष होता है। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ साझेदारी कर ली, इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ साझेदारी कर ली, बन गया आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सिलिकॉन में भी यही कंडीशन होती है, यहां पर 2s2 होगा तो यहां क्या होगा, बाहरी कोष में 3s2 3p2 होगा। यहां भी वही स्थिति होगी, यहां भी अगर हम देखें सिलिकॉन के बारे में देखें तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ऑक्सीजन के बारे में अगर देखें तो ऑक्सीजन में भी वही स्थिति होगी, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखो क्या है, यहां पर ऊर्जा देखो, ये 3p उपकोष की बात चल रही है या 2p उपकोष की बात चल रही है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है वो 3p और 2p के मध्य है, जबकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है वो 2p और 2p के मध्य है। बात समझ में आ रही? यहां पर 2p के मध्य समान ऊर्जा स्तर के उपकोष आपस में साझेदारी कर रहे हैं। ओवरलैपिंग जानते हैं ना आप, ओवरलैपिंग होती है। जबकि यहां पर असमान ऊर्जा के उपकोष आपस में साझेदारी कर रहे हैं, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि 3p की जो ऊर्जा होती है वो 2p से ज्यादा होती है। तो यहां पर असमानता होती है, और इस असमानता के कारण से ये जो होता है ये कमजोर हो जाता है। मतलब रूम टेम्परेचर पर अगर देखा जाए तो ये कमजोर हो जाता है, यानी कि आसानी से यहां पर उपस्थित नहीं हो पाता, या होता है थोड़ी देर के लिए होता है निकल जाता है, या फिर एक काम करो उसको उच्च ताप पर ले जाओ, बहुत हाई टेम्परेचर पर ले जाओ, वेपर्स के फॉर्म में ले जाओ, तो वहां पर वो डबल बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर लोअर टेम्परेचर पे लेके जाओगे तो उस कंडीशन पे वो डबल बॉन्ड नहीं बनाता, यानी कि मजबूत नहीं होता, टूट जाता है, तुरंत टूट जाता, कहता अकेले अकेले रहूंगा। फिर कैसे रहता है ये ऐसे रहता है कि SiO फिर O फिर Si फिर ये O फिर Si, ऐसे बेटा जाल बनता चला जाता है। और मुझे लगता है कि ऑक्सीजन फैमिली में आपने इस बात को जरूर पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन फैमिली में कुछ इस तरह से घटना होती है। नाम यौगिक का मतलब सूत्र यौगिक का SiO2 ही है। ठीक है, क्या है? SiO2 ही है, सिलिका जिसको बोलते हैं SiO2 ही है। लेकिन SiO2 गैस रूप में नहीं होता। किस रूप में होता? सॉरी, SiO2 जो होता है गैस रूप में ऐसे होता है, और ठोस रूप में जो होता है, अगर हम ठोस रूप की बात करते हैं तो इसमें ऐसे होता है। गैस रूप में तब होता है जब बहुत उच्च टेम्परेचर 1000 से ऊपर ले जाओगे तब हो जाता है, लेकिन सामान्य ठोस होता है। और ठोस जब होता है तो कुछ ऐसे रूप में होता है। अब देखो ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि SiO2 कैसा होता है? सहसंयोजक ठोस होता है। अब समझ में आ गई बात। जबकि CO2 कैसा होता है? आणविक ठोस होता है। तो ये बात आपको यहां पर समझनी थी, ये चीज आपको यहां पर जाननी थी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आणविक सहसंयोजक में क्या डिफरेंस होता है, और आयनिक तो आपको समझ में आ गया, और साथ में आ गया आपको कौन सा? धात्विक। तो यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। तो एक बार इसको जरूर देखिएगा आज, क्योंकि जरूरी है, आज जरूर देखिएगा आपकी जो बुक है, क्योंकि आज हमने डिस्कस जो किया है वो बहुत बेसिक चीजें डिस्कस की है। कल हम आएंगे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, यानी कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, यानी कि चैप्टर जो होगा बेसिकली कल से स्टार्ट होगा, आज तो उसका बेसिक है, लेकिन एनसीईआरटी में है और क्वेश्चन आता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बुक में क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मुलाकात होगी कल इसी टाइम पर। नोट्स आपको PDF के मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय।